सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हाँ, सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, और आपकी मंजिल आसमान है कि रास्ता आपको खुद बनाना है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो लगातार चल रही सीरीज के अंतर्गत आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी नियंत्रण एवं समन्वयम चैप्टर को, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये होने वाली है हमारी 1 शॉट वीडियो। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारी कि जैव क्रियाएं क्या होती हैं, यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है? जैविक क्रियाएं यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस वे सभी क्रियाएं हैं जो जीवित जीवों के अंदर होती हैं और उनके जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। आप अगर जीव हो तो आपके अंदर भी जैविक क्रियाएं होती होंगी और जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। इसी को हम बोलते हैं जैविक क्रियाएं। सिंपल भाषा में कहें तो जैविक क्रियाएं वो सारी क्रियाएं हैं जो कि एक जीवित जीव के अंदर होती है और उसके जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। अब इसी एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं, तो इनमें शामिल है शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी, जिसमें कि पहला है श्वसन रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। ये आपके शरीर में होता है। सोचो अगर श्वसन ही ना हो तो आप जीवित कैसे रहोगे, यानी कि श्वसन की वजह से आप जीवित हो, और अगर इसकी वजह से जीवित हो तो इसे ही हम कहेंगे जैविक प्रक्रिया। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे जो कि है परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन, रक्त का शरीर में संचार, ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोन का परिवहन। अगर आपके शरीर में खून ही ना हो, सोचो अगर हो लेकिन यहाँ से वहाँ तक जाए ही नहीं, सारे जगह पर ना जाए, तो कैसे आप जीवित रह पाओगे? खून का तो हमारे शरीर में यहाँ वहाँ जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो रक्त संचार, और अगर ऑक्सीजन भी इधर उधर ना जाए तो भी आप जीवित नहीं रह पाओगे। अगर पोषक तत्व भी ना जाए तो भी जीवित नहीं रह पाओगे, और हार्मोन का भी परिवहन ना हो तो भी आपका शरीर सही से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इन सारी क्रियाओं को हम बोलेंगे जैविक क्रियाएं। इसके बाद दूसरा है पाचन यानी कि डाइजेशन, भोजन का टूटना और पोषक तत्वों का अवशोषण। आप खाना खाते हो, अगर वो डाइजेस्ट ही ना हो, क्या आप जीवित रह पाओगे? आप बोलोगे हाँ हम कुछ दिन जूस पी लेंगे। अरे तो कितने दिन जूस पी पाओगे? ऊर्जा मिलना और भोजन ग्रहण करना एक बहुत महती आवश्यकता है। इसके बाद अगला है उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने उत्सर्जन वाले चैप्टर में 1 शॉट वाले में बताया था कि अगर आपके घर में ढेर सारा कचरा इकट्ठा हो जाए लेकिन वो बाहर ही ना निकले, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? उस पे मक्खियाँ बैठेंगी, कीटाणु रहेंगे और आप बीमार हो जाओगे। उसी तरीके से हमारा शरीर भी तो एक घर है, अगर इसमें गंदगी इकट्ठी हो जाए और बाहर ना निकले तो भी जीवित रहना आसान नहीं है। आसान नहीं क्या, आप जीवित ही नहीं रह पाओगे।
मान लो आपका यूरिनरी ब्लैडर भर गया और आपने मूत्र को बाहर नहीं निकाला तो वो फट सकता है और उसके फटने से आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसकी वजह से आप जीवित हो, तो ये भी एक जैविक प्रक्रिया है। अगला है संचालन यानी कि मूवमेंट। शरीर के अंगों की गति और शरीर की गति कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? हालांकि जीवित रहने के लिए ये ज़रूरी ही है। सोचो अगर आपका एक हाथ ही ना रहे, आपको कितनी सारी प्रॉब्लम होगी करने में। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि जीवित रहते हैं, तो उनके अंदर के अंग तो कार्य करते हैं, यानी कि हृदय, मस्तिष्क और बाकी सारी चीज़ें काम करती हैं। अगला है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिकाओं की संख्या और आकार में वृद्धि तथा जीव के जीवन चक्र में परिवर्तन। हमारी कोशिकाओं की संख्या और आकार में वृद्धि और जीव के जीवन चक्र में परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वृद्धि देखो हमारी केवल एक ही तरफ होती है, लेकिन विकास चतुर्मुखी होता है, यानी कि चारों तरफ से होता है। कुछ लोग को लगता है कि वृद्धि और विकास एक ही है, लेकिन ये एक नहीं, अलग अलग है। इसीलिए तो इंग्लिश भी अलग है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। फिर अगली है प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, संतान उत्पन्न करने की क्षमता। देखो आप अगर संतान को उत्पन्न नहीं करते, हालांकि अभी नहीं, बहुत समय बाद, क्योंकि अभी तो आप खुद ही एक बच्चे हो। कुछ प्राणी होते हैं जैसे कि संतान उत्पत्ति करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उनकी पीढ़ी ही समाप्त हो जाएगी। अगर आप बने हुए हो तो क्यों बने हुए हो? आपके दादाजी हैं, पिताजी हैं, आप हो, कुछ साल बाद आपके भी बच्चे होंगे। सोचो अगर ऐसा नहीं हो, आपके दादाजी ने आपके पिताजी को पैदा नहीं किया होता, तो पीढ़ी तो वहीं पर समाप्त हो जाती। तो इसीलिए प्रजनन भी जरूरी है। होमोस्टैसिस, इंग्लिश में बोलेंगे होमियोस्टैसिस, शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखने की क्षमता, जैसे कि तापमान, पीएच स्तर आदि। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर सोचो ठंड में ठंडी ही लगती रहे, आपका शरीर तापमान को नियंत्रित ना कर पाए, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने की वजह से मृत्यु हो सकती है। और कई सारे हमने देखा होगा कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो ठंडी के दिनों में कई लोग की मृत्यु भी हो जाती है। तो कारण यही है कि उनका शरीर तापमान को बदल नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता। अगली है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति जीवों की प्रतिक्रिया, जैसे कि प्रकाश, तापमान, रसायनों आदि प्रतिक्रियाएं भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सभी जैविक क्रियाएं एक साथ मिलकर के जीवित जीवों को जीवित रखती हैं और उनके जीवन को संभव बनाती हैं। अगर इनमें से कोई एकाक चीज़ ना हो तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर ये चीज़ें साथ में मिलकर ना काम करें, सोचो आप सांस लो लेकिन खाना ना पचे, अगर खाना पचे तो सांस ना ले पाओ, खून का परिवहन ना हो, तो क्या जीवित रहना पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये सारी जैविक क्रियाएं एक साथ मिलकर के हमें जीवित रखने का काम करती हैं और हमारे जीवन को संभव बनाती हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है, जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैंने आप लोग को कई बार बताया है और ये कई चैप्टरों में आया भी है। जैसे कि जो हरे पौधे होते हैं, वो सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेकर
जमीन से जड़ों के द्वारा जल लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, और उनके पत्ती में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उन सभी चीज़ों की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। जैसे हम लोगों में है हृदय धड़कना, सांस लेना, भोजन पचाना, मूत्र का निर्माण आदि सभी जैविक क्रियाएं हैं। महत्व क्या है इसका? जैविक क्रियाओं का जीवों के जीवन में अत्यधिक महत्व है। ये क्रियाएं जीवों को जीवित रखने, वृद्धि करने, प्रजनन करने और पर्यावरण के साथ अनुकूलित करने में सहायता करती हैं। मानव में समन्वयन कैसे होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। हम मनुष्यों में समन्वयन कैसे होता है? मनुष्य में समन्वयन कोऑर्डिनेशन दो मुख्य तंत्रों द्वारा नियंत्रित होता है। पहला है तंत्रिका तंत्र, जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। मैं इसका परिचय दूं आप लोग के सामने। तंत्रिका तंत्र शरीर का एक जटिल नेटवर्क है जो कि सूचनाओं को ग्रहण करता है, संसाधित करता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा और जटिल नेटवर्क है जो कि सूचनाओं को ग्रहण करता है, संसाधित करता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये शरीर को बाहरी और आंतरिक परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। मान लो अगर किसी ने आपको मार दिया तो आपको पता कैसे चला कि यहाँ पर चोट हो गया है या फिर किसी ने मार दी है? तो तंत्रिका तंत्र के कारण। उदाहरण के लिए जब आप कोई गर्म चीज छूते हैं तो तंत्रिका तंत्र आपके हाथ को तुरंत हटाने का संदेश भेजता है। मतलब कि अगर आपने कोई गर्म चीज को टच किया तो कौन बताएगा कि चलो जल्दी से हाथ को हटा लो वरना आपका हाथ जल जाएगा? तो तंत्रिका तंत्र बताता है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CNS, यानी कि C से सेंट्रल, N से नर्वस और S से सिस्टम। इसमें सबसे पहला आता है हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। शरीर के नियंत्रण केंद्र सोचने, समझने, याद रखने, भावनाओं आदि के लिए जो जिम्मेदार होता है। आपको भी पता है कि अगर हम किसी चीज को सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, भावनाओं को प्रदर्शित कर पा रहे हैं तो वो हमारे मस्तिष्क के कारण ही होता है, ब्रेन के कारण। दूसरा है रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेशों का संचार करती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। फिर दूसरा है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे PNS। P फॉर पेरिफेरल, N फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़े तंत्रिकाओं का नेटवर्क जो कि पूरे शरीर में फैला हुआ है। इसमें पहली आएगी संचारी तंत्रिकाएं, जो कि हमें बोलते हैं इंग्लिश में सेंसरी नर्व्स। संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। कोई पूछेगा कि चलो बताओ संचारी तंत्रिकाएं क्या करती हैं? तो ये संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं। फिर है चालक तंत्रिकाएं, जिसे हम बोलेंगे मोटर नर्व्स।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेशों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, जिससे कि मांसपेशियों का संकुचन होता है और शरीर गति करता है। अगला हम देखेंगे जो कि है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन है। कोई पूछेगा कि न्यूरॉन क्या होता है, तो हम बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र की जो मूल इकाई होती है वही न्यूरॉन है, उसे ही हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो कि संदेशों को विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में संचारित करती है। तंत्रिका तंत्र के कार्यों के बारे में तो सबसे पहली है संवेदना। शरीर के विभिन्न भागों से संवेदनाओं को ग्रहण करना, जैसे कि स्पर्श, दर्द, तापमान आदि, इसे हम बोलते हैं संवेदना, जो कि तंत्रिका तंत्र बताता है। किसी चीज को टच कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। कोई दर्द है, कहीं तापमान बढ़ घट रहा है तो कैसे पता चलेगा? संवेदनाओं को ग्रहण कर रहे हो तो तंत्रिका तंत्र ही बताता है। अगली है गति। मांसपेशियों को संकुचित करके शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना। गति जो हमारे बॉडी में होती है, हमारे मांसपेशियों को संकुचित करके शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। फिर अगला है होमोस्टैसिस, शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखना। देखो, बुखार कब होता है? जब आपके शरीर के अंदर का वातावरण ज़्यादा गर्म हो जाता है, उस स्थिति को बुखार कहते हैं। तो आपके शरीर का जो आंतरिक वातावरण है उसको स्थिर बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसे हम बोलेंगे होमोस्टैसिस। सोचने, समझने, याद रखने, भावनाओं आदि के लिए जिम्मेदार होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। लेकिन तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुछ बीमारियां और विकार भी होते हैं, जैसे कि पहला है स्ट्रोक, दूसरा है पार्किंसन रोग, तीसरा है अल्जाइमर रोग और चौथा है मस्तिष्क आघात। ये सारी चीजें हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला हेडिंग होगा हमारा मानव मस्तिष्क एक जटिल अंग। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। मानव मस्तिष्क शरीर का सबसे जटिल और शक्तिशाली अंग है। ये हमारे विचारों, भावनाओं, यादों और शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी कि जो हमारा दिमाग है ये एक जटिल अंग है, इसे समझना इतना आसान नहीं है और शक्तिशाली भी तो है। क्यों? क्योंकि ये हमारे विचारों, भावनाओं, यादों और शरीर के A to Z सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। हमारे मस्तिष्क के भाग कौन कौन से हैं? मस्तिष्क को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से कि प्रत्येक के अलग अलग कार्य होते हैं। सबसे पहला है मस्तिष्क गोलार्ध, सेरिब्रल हेमिस्फेरस। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये सोचने, समझने, याद रखने और सीखने जैसे उच्च स्तरीय कार्यों के लिए जिम्मेदार है। फिर है दिमागी तना यानी कि ब्रेन स्टेम। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच एक मोटा तंत्रिका तंतु है। ये श्वास, हृदय गति और रक्तचाप जैसे स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है। मान लो पार्ट नहीं अगर आप लोग से याद होंगे तो, लेकिन ब्रेन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगला पार्ट है हमारा अंतः मस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम। मस्तिष्क का एक छोटा सा भाग है जो कि शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है।
देखो मैंने बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखा है, छोटा छोटा ही लिख करके रखा है ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो और जो भी चीज़ें याद करें वो अच्छे से और जल्दी याद हो जाए। अगला है लिम्बिक तंत्र यानी कि लिम्बिक सिस्टम। भावनाओं, स्मृति और प्रेरणा को नियंत्रित करता है। अगला है मस्तिष्क के कार्य। मस्तिष्क के कार्य कौन कौन से हैं? अब मस्तिष्क इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसके कार्य भी तो होंगे ना। मस्तिष्क के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनमें से कि शामिल है पहला संवेदना। मस्तिष्क शरीर के विभिन्न भागों से संवेदनाओं को ग्रहण करता है जैसे कि स्पर्श, दर्द, तापमान आदि। फिर है गति। मस्तिष्क शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है जैसे कि चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि। ये सारी चीज़ें मस्तिष्क ही तो नियंत्रित करता है, इसीलिए तो मस्तिष्क इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अगली है भाषा। मस्तिष्क भाषा को समझने और बोलने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे कि अगर आपके सामने कोई फ्रेंच लैंग्वेज में बोले तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क को वो भाषा पता ही नहीं है, इसीलिए। लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत भी उसके पास जानकारी है और आपने सीखा हुआ है तब तो आप समझ जाओगे। तो अगर कोई बोल रहा है तो वो हमें समझ किस लिए आता है और हम बोलते कैसे हैं तो मस्तिष्क बताता है। अगली है सोच। मस्तिष्क विचार, तर्क और समस्या समाधान के लिए जिम्मेदार है। अगर कोई चीज़ हमारे सामने होती है तो हम उसमें तर्क वितर्क करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और किसी चीज़ पे विचार करते हैं। तो ये कैसे हो पाता है? हमारे मस्तिष्क के द्वारा। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि पता है कि आपके बोर्ड परीक्षा में इसमें से बहुत ज़्यादा नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग ने तर्क वितर्क किया, विचार किया और इस वीडियो पर क्लिक किया होगा। अगली है याददाश्त। मस्तिष्क जानकारी को संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे कि पहली है भावनाएं। मस्तिष्क भावनाओं को महसूस करने और व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करता है। अगली है होमोस्टैसिस। मस्तिष्क शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखने में मदद करता है। ये तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। अब चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को मस्तिष्क के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को। मस्तिष्क शरीर के वजन का केवल 2% ही होता है, लेकिन ये शरीर की ऊर्जा का कुल 20% उपयोग करता है। और इसे तो आप लोग जल्दी से याद कर लोगे क्योंकि ये 2% है वजन में, लेकिन ऊर्जा का उपयोग 20% करता है। मस्तिष्क में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। कोई पूछेगा कितने न्यूरॉन्स होते हैं तो आपके मस्तिष्क में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। मस्तिष्क में रक्त के थक्के बनने की संभावना बहुत कम होती है। अगली है नींद के दौरान मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है। जब आप सो रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। अब हम देखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन एक स्वतः स्फूर्त, तीव्र और अनैच्छिक क्रिया है जो कि बिना मस्तिष्क के उच्च केंद्रों के हस्तक्षेप के ही होती है। अब अगर आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो इसका एग्जाम्पल देखने पर तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
यहाँ इसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं, जैसे कि पहली है तंत्रिका तंत्र की भूमिका। प्रतिवर्ती क्रियाएं रीढ़ की हड्डी में स्थित एक विशेष तंत्रिका मार्ग के माध्यम से होती हैं, जिसे कि प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स एक्ट्स कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप, इसमें संवेदी न्यूरॉन, संयोजी न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन शामिल होते हैं। आप लोग को जो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो बहुत ज़्यादा समय आप लोग के पास नहीं बचा, उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा और अगला देखने लगिए। फिर है अगला संवेदी न्यूरॉन्स। ये उत्तेजना को ग्रहण करता है और इसे रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाता है। फिर है संयोजी न्यूरॉन। ऐसा नहीं है कि संवेदी और संयोजी एक ही है, ये अलग अलग है। ये संवेदी न्यूरॉन से प्राप्त संदेश को प्रेरक न्यूरॉन तक पहुंचाता है। अगला है प्रेरक न्यूरॉन। ये संदेश को प्रभावक अंग जैसे कि मांसपेशी तक पहुंचाता है, जिससे कि वो प्रतिक्रिया करता है। अगली है मस्तिष्क की भूमिका। मस्तिष्क को प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ये क्रिया पूरी होने के बाद होती है। अब उदाहरण मैं आप लोग को बताऊंगी तो आप लोग बहुत जल्दी से समझ जाओगे। जैसे कि जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसे छुए ही रहें और बाद में मस्तिष्क के पास 1 घंटे बाद संदेश पहुंचे और हमें बाद में पता चले कि अरे हाथ हटाना था, गर्म हुआ तो आप तुरंत ही हटा लेते हो। तो क्यों होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण। आँखों में धूल पड़ने पर पलकें झपकना, इतनी तेज प्रतिक्रियाएं होती हैं, तुरंत धूल पड़ी नहीं कि आँखों को बंद कर लिया। घुटने पर हथौड़े के प्रहार करने पर पैरों का अचानक आगे बढ़ना। अगर कोई आपको मारने जाएगा तो कहना नहीं पड़ेगा कि भागो, आप बहुत तेजी से भागोगे। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का हमारे शरीर में क्या महत्व है? अब इतना कुछ देखने के बाद तो आप लोग को जल्दी से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहला है सुरक्षा। ये क्रियाएं हमें संभावित खतरे से तुरंत बचाती हैं। फिर है तेज प्रतिक्रिया। ये क्रियाएं बहुत तेजी से होती हैं, जिससे कि शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। अगली है जंतुओं में रासायनिक एवं हार्मोनल समन्वयन। जंतुओं में रासायनिक समन्वयन मुख्य रूप से हार्मोन द्वारा होता है। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो कि शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों को प्रभावित करते हैं। ये हमारा एक अलग हेडिंग है जो कि है जंतुओं में रासायनिक और हार्मोनल समन्वयन। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वयन मुख्य रूप से जैसे नाम से ही स्पष्ट है हार्मोन के द्वारा होता है। हार्मोन क्या होते हैं? ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो कि शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों को प्रभावित करते हैं। हार्मोनल तंत्र की संरचना कैसी होती है? तो पहली है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये ग्रंथियां हार्मोन का उत्पादन करती हैं और उन्हें सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती हैं। ग्रंथियां देखो 3 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ये पहली है हमारी अंतःस्रावित ग्रंथि। तो ये हार्मोन का उत्पादन करती है और नाम से ही स्पष्ट है अंतःस्रावी, यानी कि अंदर प्रवाहित होगी, सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती है। अब कौन कौन सी है ये हम कुछ एक से एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसी कि पहली है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि ये कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये हमारे दिमाग में पाई जाती है।
सबसे पहली बात कि इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। जैसे कि हमारे टीचर होते हैं, कई सारे बच्चों को नियंत्रित करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उन्हें हम मास्टर जी कहते हैं ना। वैसे ही ये ग्रंथि कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, तो इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगली है थायराइड ग्रंथि। ये थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है, जो कि चयापचय को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है। अगली है अधिवृक्क ग्रंथि। ये एड्रेनालाइन और नॉरएड्रेनालाइन हार्मोन का उत्पादन करती है, जो कि तनाव प्रतिक्रिया में शामिल होते हैं। इम्पोर्टेंट क्या याद रखेंगे आपको कि एड्रेनालाइन और नॉरएड्रेनालाइन हार्मोन का उत्पादन, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगली है अग्नाशय। ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का उत्पादन करती है, जो कि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का श्रावण आप लोग इसे मेन तरीके से याद रखेंगे। फिर है अंडाशय और वृषण। ये क्रमशः महिलाओं और पुरुषों में लैंगिक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। हमें पता है कि अंडाशय महिलाओं के शरीर के अंदर पाया जाता है और वृषण पुरुषों के शरीर के अंतर्गत। तो अंडाशय होगा, उसमें सिर्फ महिलाओं में लैंगिक हार्मोन का उत्पादन होगा और वृषण से पुरुषों में लैंगिक हार्मोन का उत्पादन होगा। तो हार्मोनों के कार्य कौन कौन से हैं? पहला है विकास और वृद्धि। हार्मोन शरीर के विकास और वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अगली है चयापचय। हार्मोन शरीर के चयापचय को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन, भोजन का पाचन और अवशोषण और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। ये कितना ज़्यादा जरूरी है हमारे शरीर में ऊर्जा का मिलना। जैसे देखो, अगर मैं आप लोग को बोल करके पढ़ा रही हूँ, तो अगर मेरे अंदर ऊर्जा नहीं होती बोलने की, तो मैं बोल कैसे पाती? और आप लोग जो बैठ करके इस वीडियो को देख रहे होगे, हाथों से लिख रहे होगे, नोट कर रहे होगे, तो ये चीज़ें कैसे कर पाते अगर आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं होती और लेटे हुए होते? अगर भोजन का पाचन नहीं होता तो आप स्वस्थ नहीं होते, तो पढ़ते कैसे? और अवशोषण भी जरूरी है, अपशिष्ट पदार्थों को निकालना भी तो जरूरी है। ये भी तो मैंने आप लोग को बताया ना। अगला है होमियोस्टैसिस। ये तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। हार्मोन शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखने में मदद करते हैं, जैसे कि रक्त शर्करा का स्तर, शरीर का तापमान और पानी का संतुलन। अगली है प्रजनन। हार्मोन लैंगिक विकास, प्रजनन और गर्भावस्था को नियंत्रित करते हैं। अगली है तनाव प्रतिक्रिया। हार्मोन तनाव प्रतिक्रिया में शामिल होते हैं, जैसे कि लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया। अगर आप किसी से लड़ते हो, कैसे लड़ पाते हो? हार्मोन आपके अंदर से ज़्यादा रिलीज होने लगेंगे और आपको गुस्सा आने लगेगा, लड़ाई करने लगोगे, सोचोगे हाँ मैं ही सबसे बेहतर हूँ। अगला है हार्मोनल असंतुलन। हार्मोन के उत्पादन या कार्य में असंतुलन होने पर कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि मधुमेह, थायराइड रोग, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, कैंसर आदि। अगर हार्मोन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतने अच्छे कार्य करता है, तो जब इसका बैलेंस बिगड़ेगा तो आपके अंदर भी तो असंतुलन होगा और आपको ऐसे ऐसे रोग हो सकते हैं, जैसे कि मधुमेह, थायराइड रोग, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, कैंसर इत्यादि। तो निष्कर्ष क्या निकला
कि हार्मोन जंतुओं में रासायनिक समन्वयन के लिए आवश्यक होते हैं। वे शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगली हेडिंग रहेगी हमारी ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स। ये भी आप लोग के चैप्टर में है और इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ग्रंथियां विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो कि शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का उत्पादन और स्रावण करते हैं। कोई पूछेगा कि ग्रंथियां क्या होती हैं, तो हम बताएंगे कि ग्रंथियां हमारे शरीर में विशेष प्रकार की ऊतक होती हैं जो कि शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का उत्पादन और स्रावण करते हैं। ये पदार्थ विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि पाचन, हार्मोनल संतुलन, प्रतिरक्षा और शरीर का तापमान नियंत्रण। अगली है ग्रंथियों के प्रकार। आखिर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? ग्रंथियों को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन हाँ होती ये 3 प्रकार की हैं। एक मिश्रित ग्रंथि भी तो है ना। बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इन ग्रंथियों में वाहिनियां होती हैं जिनके माध्यम से वे अपने स्रावों को शरीर के विशिष्ट स्थानों पे पहुंचाती हैं। अगर वाहिनियां ही ना हो तो शरीर के विशिष्ट स्थानों पर पहुंचेंगे कैसे? जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, लार ग्रंथियां, पसीना ग्रंथियां, अग्नाशय पाचक रसों के लिए, यकृत पित्त के लिए। दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन ग्रंथियों में ना वाहिनियां नहीं होती। बहिस्रावी ग्रंथि में तो वाहिनी होती है, लेकिन अंतःस्रावी में वाहिनी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, नाम से ही स्पष्ट है। अंतःस्रावी ग्रंथि तो ये सीधे रक्त प्रवाह में अपने हार्मोन को छोड़ देती हैं, तो इन्हें वाहिनियों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। हार्मोन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथियां, अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकागोन के लिए, अंडाशय और वृषण। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियां और उनके कार्यों के बारे में हम देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी गई हैं और पूछी भी जा सकती हैं। पीयूष ग्रंथि, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। अगली है थायराइड ग्रंथि। देखो जो जो इम्पोर्टेंट है केवल वही ग्रंथियां लेकर के आई हूँ। कारण ये है कि समय नहीं बचा है आप लोग के पास। ये चयापचय को नियंत्रित करने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है। अगली है अधिवृक्क ग्रंथियां, एड्रीनल ग्लैंड्स। ये तनाव प्रतिक्रिया में शामिल एड्रीनालाइन और नॉर एड्रीनालाइन हार्मोन का उत्पादन करती हैं। ये तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। अगली है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा और आप लोग इसे याद भी कर लीजिएगा। ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का उत्पादन करती है। आधी चीजें तो आप लोग को वीडियो में ही याद हो जाएगी क्योंकि एक चीजों को मैंने 2 से 3 बार बता दिया। अगली है अंडाशय यानी कि ओवरीज। ये महिलाओं में लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करते हैं। फिर है वृषण, टेस्टिस। ये पुरुषों में लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं।
अब कुछ ग्रंथियों के विकार के बारे में भी हम देखेंगे। कहते हैं ना कि अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, तो अगर अच्छे प्रभाव है तो कुछ बेकार चीज़ें भी इसमें ज़रूर होंगी। ग्रंथियों के सामान्य कार्य में किसी भी प्रकार की असंतुलन के कारण विभिन्न प्रकार की आपके शरीर में स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि के विकारों से हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, जबकि अग्नाशय के विकारों से मधुमेह हो सकता है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या अंतर है? बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों ही शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन इनके कार्य और संरचना में काफ़ी अंतर होता है। ये अंतर भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैं इन अंतरों को भी लेकर के आई हूँ। अब आइए हम इन दोनों को विस्तार से समझें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आप लोग को बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में, तो एक बार मैं इसे पढ़ देती हूँ ताकि आप लोग को ये दोबारा से रिवीजन हो जाए। परिभाषा हम क्या देंगे इसकी? ये ग्रंथियाँ अपने स्रावों को नलिकाओं के माध्यम से शरीर के एक विशिष्ट स्थान पर पहुँचाती हैं। और इनका कार्य क्या होता है? ये ग्रंथियाँ शरीर के विभिन्न कार्यों में मदद करती हैं, जैसे कि पाचन, पसीना आना, दूध का उत्पादन आदि। उदाहरण के लिए हम देखेंगे लार ग्रंथियाँ, पसीने की ग्रंथियाँ, अग्नाशय जो कि पाचक रसों के लिए और यकृत जो कि पित्त रस के लिए आदि। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी देखेंगे, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की परिभाषा क्या देंगे? ये ग्रंथियां अपने स्रावों यानी कि हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती हैं। इसका कार्य क्या है? हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि विकास, वृद्धि, चयापचय, प्रजनन आदि। उदाहरण में हम क्या देखेंगे? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथियां, अग्नाशय, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के लिए, अंडाशय, वृषण आदि। बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों ही शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां शरीर के विशिष्ट स्थानों पर स्रावों को पहुंचाती हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को रक्त प्रवाह में छोड़ती हैं, जो कि पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। दोनों प्रकार की ग्रंथियां मिलकर के शरीर के समग्र कार्य को नियंत्रित करती हैं, यानी कि दोनों जरूरी हैं। अब हम देखेंगे स्तनधारियों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख हार्मोन और उनके प्रभावों को। हार्मोन हमारे शरीर के रासायनिक संदेशवाहक हैं, जो कि विभिन्न ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में यात्रा करते हैं। ये विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि विकास, वृद्धि, चयापचय और प्रजनन। कुछ प्रमुख स्तनधारी हार्मोन और उनके प्रभाव इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला मैंने लिया है वृद्धि हार्मोन, जिसे हम कहेंगे ग्रोथ हार्मोन्स। इसका स्रोत क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे ही हम बोलते हैं, अभी आप लोग हैरान हो जाओगे देख करके, इसे ही हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। इसका कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि और विकास को उत्तेजित करता है, मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। प्रभाव क्या है इसका? वृद्धि हार्मोनों की कमी बचपन में बौने पर और वयस्कों में मांसपेशियों के कमजोर होने का कारण बन सकती है और बनती भी है। अगला है थायराइड हार्मोन, जिसका स्रोत है थायराइड ग्रंथि। इसका कार्य क्या है? चयापचय को नियंत्रित करता है, हृदय गति और शरीर के तापमान को बनाए रखता है।
प्रभाव क्या है? थायराइड हार्मोन की कमी या अधिकता से मोटापा, थकान, हृदय की समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगला हम देखेंगे इंसुलिन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। स्रोत इसका क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय से ही तो इंसुलिन का स्रावण होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसका कार्य क्या है? रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, कोशिकाओं को ग्लूकोज को अवशोषित करने में मदद करता है। प्रभाव क्या है? इंसुलिन की कमी मधुमेह का कारण बन सकती है। फिर है एड्रीनेलिन, जिसका स्रोत है अधिवृक्क ग्रंथि। आप लोग को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा हिंट बता दे रही हूँ, ताकि अगर इतना भी याद रहेगा, एग्जाम में आएगा तो बना करके लिख लोगे। शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों के लिए तैयार करता है, हृदय गति और रक्तचाप बढ़ाता है। अगली है प्रभाव। अत्यधिक एड्रेनलिन का उत्पादन चिंता और उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। कई लोगों को बहुत चिंता होती है और रक्तचाप भी बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि एड्रेनलिन का स्रावण अधिक हो रहा हो। अगली है टेस्टोस्टेरोन, जिसका कि स्रोत होगा अंडकोश, जो कि पुरुषों में। अंडकोश नहीं, हम इसे कहेंगे वृषण, जो कि रहेगा पुरुषों में। कार्य। पुरुष लैंगिक विकास और प्रजनन को नियंत्रित करता है, मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देता है। इसका प्रभाव क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन की कमी से पुरुषों में यौन इच्छा कम हो सकती है और मांसपेशियों का द्रव्यमान कम हो सकता है। अगली है एस्ट्रोजन, जिसकी स्रोत होगी अंडाशय, वो भी महिलाओं में। ऐसा नहीं कि पुरुषों में आप लोग लिख देंगे, महिलाओं में होगा ये। इसका कार्य होगा महिला लैंगिक विकास और प्रजनन को नियंत्रित करता है, मासिक धर्म चक्र को भी नियंत्रित करता है। मासिक धर्म चक्र का मतलब है पीरियड्स को नियंत्रित करना। इसका प्रभाव क्या है? एस्ट्रोजन की कमी से महिलाओं में रजोनी वृत्ति के लक्षण हो सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल कुछ प्रमुख हार्मोन की सूची है और शरीर में अन्य हार्मोन भी होते हैं, जो कि विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। केवल कुछ ही के बारे में मैंने आप लोग को बताया जो कि इम्पोर्टेंट है, बाकी और भी सारे होते हैं बॉडी में। नोट भी है थोड़ा सा, मैं आप लोग को बता दूं। हार्मोन की असंतुलन विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। हार्मोन थेरेपी का उपयोग कुछ हार्मोन की कमी या अधिकता के उपचार के लिए किया जा सकता है। एक स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तो थोड़े से नोट पॉइंट में भी मैंने आप लोग को जानकारी दे दी। मैं आप लोग को एक फैक्ट बताती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं नोट में तो बेकार चीज़ें दी होती है, क्या ही पढ़ना, लेकिन कभी कभी ना नोट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई होती हैं, उसे भी पढ़ने की ज़रूरत है आप लोगों को। अगली हेडिंग हम देखेंगे पादपों में समन्वयन और संयोजन। इंसानों में तो हमने बहुत देख लिया, लेकिन पौधों में भी तो ऐसा होता होगा। तो पौधों में भी जानवरों की तरह ही समन्वयन और संयोजन की प्रक्रिया होती है, हालांकि ये जानवरों की तुलना में अधिक धीमी और कम जटिल होती है। पौधे विभिन्न बाह्य और आंतरिक संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और इन प्रतिक्रियाओं को समन्वित करने के लिए विभिन्न तंत्रों का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग की तरह पौधों में भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, पौधों में थोड़ी कम जटिलता होती है और थोड़ी सी धीमी प्रक्रिया होती है ये। अब हम कुछ पादप हार्मोन के बारे में भी देखेंगे, जिसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। सिलेबस में दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा।
पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन पौधों में समन्वय और संयोजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये रासायनिक संदेशवाहक हैं जो कि पौधे के विभिन्न भागों में संचारित होकर के वृद्धि, विकास, फूल लगना, फल लगना, पत्तियों का गिरना आदि जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। पादपों में हार्मोन क्या करते हैं? जैसे कि पौधों में वृद्धि होती है, विकास होती है, उसमें फूल लगते हैं, फल भी लगते हैं जिसे हम खा जाते हैं, पत्तियां गिरती हैं, तो ये सारी चीजें भी हार्मोनों के कारण ही होती हैं। हम कुछ प्रमुख पादप हार्मोन के बारे में देखेंगे, जैसे कि पहला है ऑक्सीन। कोशिका वृद्धि, प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म और गुरुत्वानुवर्जन जियोट्रोपिज्म को नियंत्रित करता है। अब दीदी ये प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो देखो, जो पौधे का ऊपरी पार्ट होता है वो प्रकाश की तरफ गति करता है बाहर की तरफ, उसे हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन, और जो जड़ें होती हैं वो नीचे की तरफ गति करती हैं, उसे हम कहते हैं गुरुत्वानुवर्जन। अगली है जिब्रेलिन, जो कि कोशिका वृद्धि, बीज अंकुरण और फूल आने को प्रेरित करती है। अब भाई पौधों में भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो ये सारी चीजें इन्हीं हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होती हैं। फिर है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन और वृद्धि को प्रेरित करता है साइटोकाइनिन। हम लोग की तरह पौधों में भी तो कोशिका विभाजन और वृद्धि होता है, तभी तो पेड़ पौधे बड़े होते हैं। अगली है एब्सिसिक एसिड, पौधों में सुसुप्तावस्था को प्रेरित करता है और पत्तियों के गिरने को नियंत्रित करता है। एथिलीन, फल के पकने और पत्तियों को गिरने में प्रेरित करता है। पत्तियां गिरेंगी ही नहीं तो नई पत्तियां कैसे आएंगी, और फल पकेंगे ही नहीं तो आप खाओगे कैसे? पादपों में ना गतियां भी होती हैं। पौधे भी विभिन्न प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि पहली है वृद्धि गतियाँ। ये गतियाँ पौधे के विभिन्न अंगों की वृद्धि या संकुचन के कारण होती हैं, जैसे कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। ये तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। ये पौधे की विभिन्न अंगों में वृद्धि और संकुचन के कारण होती है। फिर है त्वरित गतियाँ। ये गतियाँ बहुत तेजी से होती हैं और पौधे के कोशिकाओं में पानी के आवागमन के कारण होती हैं। उदाहरण के लिए छुई मुई पौधे की पत्तियों का बंद होना, जैसे कि आपने छुई मुई प्लांट के बारे में पढ़ा ही होगा। जब हम उसे टच करते हैं वो कैसे बंद हो जाता है, तो वो त्वरित गति के कारण होता है। अब पादपों में भी संवेदना होती है, भला ये कैसे? पौधे बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं और उन संकेतों को ग्रहण करके प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए पौधे प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं, पानी की ओर बढ़ते हैं और स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। पादपों में संचार भी तो होता है हमारी तरह, तो ये कैसे होता है? पौधों में संचार के लिए दो मुख्य तंत्र होते हैं। पहला है जाइलम, जल को खनिज लवणों का संवहन करता है, और फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि पौधों में समन्वयन और संयोजन की प्रक्रिया जानवरों की तुलना में अधिक धीमी और कम जटिल होती है, लेकिन फिर भी पौधे विभिन्न बाह्य और आंतरिक संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और इन प्रतिक्रियाओं को समन्वित करने के लिए विभिन्न तंत्रों का उपयोग करते हैं। पादप हार्मोन गतियाँ, संवेदना और संचार पौधों में समन्वयन और संयोजन के लिए महत्वपूर्ण तंत्र है। अगला हम देखेंगे पादप हार्मोन के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, लेकिन एक बार पढ़ देती हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए।
पादप हार्मोन, जिन्हें फाइटोहार्मोन भी कहा जाता है, एक रासायनिक यौगिक होते हैं जो कि पौधे के विकास को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत कम मात्रा में पौधों द्वारा उत्पादित होते हैं और पौधे के विभिन्न भागों में संचारित होकर के वृद्धि, विकास, फूल लगना, फल लगना, पत्तियों का गिरना आदि जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब पौधों में भी दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, जैसे कि पहला है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन या वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन। पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन पौधों के विकास को नियंत्रित करने वाले रासायनिक यौगिक होते हैं। ये बहुत कम मात्रा में पौधों द्वारा उत्पादित होते हैं और फलों के विभिन्न भागों में संचारित होकर वृद्धि, विकास, फूल आना, फल लगना, पत्तियों का गिरना आदि जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। आखिर वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होते कौन से हैं और क्या करते हैं? तो वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन वो होते हैं जो कि पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। वृद्धि से ही मतलब है कि बढ़ावा देंगे। तो कुछ प्रमुख वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन इस प्रकार है, जैसे कि सबसे पहला है ऑक्सिन। इसका कार्य क्या है? कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है। विशेष रूप से तनों में ये प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म और गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। उदाहरण में हम देखेंगे इंडोल एसिटिक एसिड IAA, I फॉर इंडोल, A फॉर एसिटिक और A फॉर एसिड। अगली है जिब्रेलिन। इसके कार्य क्या है? बीज अंकुरण को प्रेरित करता है, तने की वृद्धि को बढ़ावा देता है और फूल आने को प्रेरित करता है। फिर है साइटोकाइनिन। इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है और पत्तियों के बुढ़ापे को रोकता है। उदाहरण में जिएटिन। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोनों के कार्य क्या है? कोशिका वृद्धि। ये हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि को उत्तेजित करते हैं। कोशिका विभाजन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे कि नए ऊतक बनते हैं। कोई पूछेगा कोशिका विभाजन कैसे होता है? तो साइटोकाइनिन के द्वारा। बीज अंकुरण। जिब्रेलिन बीजों को सुसुप्तावस्था से बाहर निकालने और अंकुरण को प्रेरित करने में मदद करता है। अगली है तना वृद्धि। ऑक्सिन और जिब्रेलिन तना वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। मूल विकास। ऑक्सिन जड़ों के विकास को उत्तेजित करता है। फल विकास। जिब्रेलिन फलों के विकास को बढ़ावा देता है। इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सिन मूल विकास करता है और जिब्रेलिन फल विकास करता है। आखिर वृद्धि प्रवर्धक हार्मोनों का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो सबसे पहला है कृषि में, फलों के पकने को नियंत्रित करने। जैसे कि आपने केले को देखा होगा, वो जल्दी से नहीं पकता तो लोग इसमें कार्बाइड डाल देते हैं, तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। बीज अंकुरण को बढ़ाने। बीज अंकुरण कम होता है तो उसे बढ़ाने के लिए, पौधों की वृद्धि को बढ़ाने आदि के लिए वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन का उपयोग किया जाता है। आपने देखा ही होगा कि आज के समय में कैसे इसका उपयोग करके संकर प्रजाति के बहुत अच्छे अच्छे फल लाए जाते हैं। जैसे कि करेले में लौकी के जीन को डाल करके बहुत बड़ा कर दिया जाता है। अनुसंधान में, पौधे के विकास और वृद्धि के अध्ययन में वृद्धि प्रवर्धक हार्मोनों का उपयोग किया जाता है, यानी कि पढ़ाई में भी हेल्प करता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन पौधों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ये हार्मोन पौधों के विभिन्न भागों में संचारित होकर पौधे के विकास को नियंत्रित करते हैं। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन का कृषि और अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
अब प्रवर्धक तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें वृद्धि निरोधक हार्मोन भी है। तो पादप हार्मोन एक प्रमुख वर्ग वृद्धि निरोधक हार्मोन का होता है। ये हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने या धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख वृद्धि निरोधक हार्मोन कुछ इस प्रकार है। पहला है एब्सिसिक एसिड, ए फॉर एबी फॉर एब्सिसिक, ए फॉर एसिड। इसका कार्य क्या है? पौधों में सुसुप्तावस्था को प्रेरित करना, पत्तियों के गिरने को नियंत्रित करना, रंध्रों के बंद होने को नियंत्रित करना। रंध्र तो आप लोग को पता ही होंगे, जैसे कि ये कोई लीफ है तो इसमें बहुत छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रंध्र, स्टोमेटा। अगली है तनाव स्थितियों, जैसे कि सूखे ठंड से निपटने में मदद करता है। वृद्धि निरोधक हार्मोनों के कार्य कौन कौन से हैं? सुसुप्तावस्था प्रेरण, ABA बीजों और कलियों को सुसुप्तावस्था में प्रवेश करने में मदद करता है, जिससे कि वे प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। पत्तियों का गिरना, ABA पत्तियों के डंठल में कोशिकाओं को कमजोर करता है, जिससे कि पत्तियां गिर जाती हैं। रंध्रों का बंद होना, ABA रंध्रों के बंद होने को प्रेरित करता है, जिससे पौधे पानी की कमी से बच सकते हैं। अगली है तनाव प्रतिरोध, ABA पौधों को सूखा, ठंड और अन्य तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने में मदद करता है। आखिर वृद्धि निरोधक हार्मोनों का महत्व क्या है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोनों का तो है, लेकिन ये विकास को रोक रहे हैं, तो आखिर इसका क्या महत्व होगा? तो वृद्धि निरोधक हार्मोन पौधों के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने और संसाधनों का संरक्षण करने में मदद करते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला कि ABA एसिड पौधों में प्रमुख वृद्धि निरोधक हार्मोन है। ये पौधों के विकास को रोकने या धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पौधों को विभिन्न तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने में मदद करता है। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप लोग को हमारी मेहनत बहुत पसंद आई होगी और ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोग को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे पूरा करवा दीजिए। और अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और सारे लोग के अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सके। ऐसा नहीं सोचना कि सारे लोग पढ़ लेंगे, सबके अच्छे नंबर आ जाएंगे तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग दूसरे की हेल्प करोगे तो वो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।